जो लोग इतिहास लिखते हैं वो नेचुरल इतिहास बनाते भी हैं, और ऐसा ही एक इतिहास बनाया है शिव कुमार जी ने अपने गांव आहू का इतिहास लिखकर। अगर आप गूगल में टाइप करेंगे आहू गांव हरियाणा तो आपको एक ढंग की फोटो भी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी ये गांव इतना पुराना और इतना महत्वपूर्ण है कि इसका वर्णन महाभारत पुराणों के साथ साथ वेदों में भी मिलता है। और अगर इस गांव का इतिहास आज ना लिखा जाता तो शायद इंटरनेट की दुनिया में ये गांव लुप्त ही हो चुका होता। पिछले महीने मुझे शिव कुमार जी की किताब आहू गांव का इतिहास पढ़ने का और उनसे इस किताब के बारे में डिटेल्ड चर्चा करने का मौका मिला, और इसी चर्चा की एक झलक मैं आपको इस इंटरव्यू व्लॉग में देना चाहता हूं। सो एंजॉय। शिव कुमार शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम एंड टॉकिंग टू मी। इससे पहले मैं आपकी किताब आहू गांव के इतिहास पे आऊं, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मैं तो आपको बचपन से जानता हूं, लेकिन काफी सारे लोग जो ये व्लॉग देख रहे हैं वो शायद आपको ना जानते हो। तो सर प्लीज। जिस गांव का ये इतिहास है आहू गांव, जी। मेरा गांव वही है। मेरा जन्म उसी गांव में हुआ है और मैंने 5वीं तक की पढ़ाई भी उसी गांव के स्कूल में की है। ये कैथल जिले का एक गांव है हरियाणा। और 10वीं तक फिर दूसरे गांव में मैंने पढ़ाई की जो पड़ोस का गांव है रसीना। वहां से एक क्लास फिर मैंने जो 11th है वो कैथल डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज है RKSD कॉलेज, वहां से की। जी। उससे अगले साल मैं करनाल के एक दयाल सिंह कॉलेज में चला गया। हाँ जी। और उसके बाद उससे अगले साल फिर मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैंपस में है वहाँ। हाँ जी। और वहां से उसके बाद फिर मैंने LLB वहां से की। जी। और बहुत साल के बाद फिर LLM भी मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की। और उसके LLB के दौरान ही मेरा सिलेक्शन हो गया था इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर। हाँ जी। तो करीब 1.5-2 साल मैंने वहां सर्विस की। जी। फिर मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम दिया हुआ था, तो उसमें सिलेक्शन हो गया तो मैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में चला गया। जी। जो बहुत सारी सर्विसेज सिविल सर्विसेज एग्जाम से जिनमें सिलेक्शन होता है, हाँ जी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स उन दिनों उन सर्विसेज में से एक था। जी। तो सिलेक्शन मेरा हरियाणा सिविल सर्विस जुडिशियल सर्विस में भी हुआ था। हाँ जी। लेकिन उसमें कुछ लिटिगेशन हुआ और कुछ पोस्ट घट गई थी या ऐसा कुछ जी। हुआ, तो जिसकी वजह से उसमें ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। जी। और मैंने करीब 1991 से लेके और 2006 जनवरी 2006 तक हाँ। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी की। जी। मैं वहाँ सीनियर कमांडेंट था उस वक्त। मैंने रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद मैं दिल्ली में मैंने एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जी। में ज्वाइन किया और तब से मैं उसी कंपनी में हूँ। जी। और पढ़ने लिखने का मेरा शौक हाँ। है, तो यही मैं बताऊंगा अपने जी। बारे सर, आपका इतना वास्ट और डाइवर्स लाइफ एक्सपीरियंस रहा है जिसका हिस्ट्री से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि आपको अपने गांव आहू का इतिहास लिखने का विचार कैसे आया? में। ये विचार असल में बहुत पुराना है। हाँ। गांव में एक किला था जी। और उस किले के अंदर ही मेरा घर था, जी। वहीं मेरा जन्म हुआ। जी। तो बचपन में ही मैंने अपने ताऊजी से एक बार पूछा था कि ये किला किसका है, किसने बनवाया था। जी। तो उन्होंने बताया था कि ये किला सिंह शाही का किला था। हाँ जी। तो इससे ज्यादा ना उन्होंने बताया ना मैंने कुछ ज्यादा पूछने की कोशिश की। जी। लेकिन कभी शायद स्कूल में पढ़ते हुए या स्कूल के बाद, शायद 11th-12th के दौरान मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि मुझे थोड़ा सा गर्व महसूस हुआ था कि ये हमारे गांव में एक किला भी है। और मैंने कभी ये विचार किसी को व्यक्त किया था साथ बात करते हुए कि मैं कभी अपने गांव का इतिहास लिखूंगा। हाँ जी। तो लेकिन जब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स छोड़ने के बाद और इस वक्त जो नौकरी में हूँ उसमें आने के बाद एक बार मैं जब गांव गया हुआ था, तब मुझे ये महसूस हुआ कि अब समय है कि गांव का इतिहास लिखने पे कुछ काम शुरू किया जाए। और मैंने उस वक्त से इसके बारे में थोड़ी पूछताछ शुरू की और ऐसे करके इतिहास लिखने की बात है। इस किताब का मेरा फेवरेट पार्ट है जिसमें आप आहू गांव कितना पुराना है इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते महाभारत काल तक चले गए थे। तो आप प्लीज बताइए, आपने आहू गांव का नाम और आहू गांव कितना पुराना है ये कैसे पता किया? ये असल में एक यक्ष प्रश्न की तरह रहता था कि गांव का नाम आहू थोड़ा सा अजीब सा लगता है। जी। आप इंटरनेट में भी अगर आहू ढूंढेंगे तो आपको भंगड़े के गीतों का आहू आहू इस तरह का कहीं ना कहीं आपको वही मिलेगा, गांव का नाम बहुत कम मिलेगा। जी। तो ये हमें भी ऐसा महसूस होता था कि गांव का नाम ऐसा कैसे पड़ा है। हाँ जी। तो इसमें खोज करते हुए मैंने गजटियर में पढ़ाई थोड़ी सी की। गजटियर पढ़ा, जी। करनाल जिला था पहले, कैथल तो बहुत बाद में बना है।
तो उसको पढ़ते हुए उसमें यूं था कि शायद कुरुक्षेत्र में बहुत सारे तीर्थ हैं, हर गांव में तीर्थ है। हाँ जी। तो गजेटियर से उसमें पढ़ाई की, एक किताब थी मुंशी काली राय की। जी। उन्होंने कभी कुरुक्षेत्र के जितने तीर्थ हैं उन पे कभी किताब लिखी थी सन 1882-83 के जी। आसपास। तो मैं उस किताब को ढूंढता रहा कि उसमें शायद मुझे अपने गांव का या आसपास का कुछ वर्णन मिलेगा। जी। तो बहुत जोर लगाया, मुझे वो किताब नहीं मिली। हाँ जी। लेकिन उसको ढूंढते ढूंढते और बहुत सारी किताबें मिलने लगी। जी। और उसके दौरान मुझे थोड़ा सा पता लगा कि हमारे गांव में भी तीर्थ है। हाँ जी। और फिर मेरे एक साले साहब हैं, अमरनाथ दीपक वशिष्ठ। हाँ जी। तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव का नाम तो ऋग्वेद में भी है, जी। क्योंकि मेरे ससुर जी कुरुक्षेत्र के कैथल के दामोदर वासिष्ठ जी, हाँ उन्होंने कुछ इस पे किताब उन दिनों लिखी हुई थी जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी। जी। तो ऐसे ही खोज करते करते महाभारत तक पहुंचा, पुराणों तक पहुंचा, और फिर उनसे भी बहुत प्राचीन ऋग्वेद तक पहुंचा, जी। जहाँ एक श्लोक है जिसके नाम पे बहुत सारे तीर्थों के और नदियों के भी नाम है उसमें। हाँ जी। तो उसमें मेरे गांव के दो तीर्थों के नाम है, जी। अहन और सुदेन। तो और सूर्य की पूजा से संबंधित ये दोनों तीर्थ थे। हाँ जी। और इनका नाम, जैसे मैंने 3 पुराण बताए हैं, जी। वामन पुराण, पद्म पुराण और महाभारत, इन हाँ जी। तीनों में नाम आता है। और जो ऋग्वेद का श्लोक है उसके श्लोक के शब्दों के आधार पर इनके नाम पड़े हुए हैं। जी। इस किताब में आप मेंशन करते हैं कि कैसे प्राचीन काल में पूरे हरियाणा में तीर्थ स्थल हुआ करते थे। इस बात को पढ़ के मुझे बहुत बड़ा शौक लगा, क्योंकि आज जब हम तीर्थ स्थलों की बात करते हैं तो दिमाग में तिरुपति बालाजी, केदारनाथ मंदिर या फिर कामाख्या मंदिर जैसी जगहें आती हैं। हरियाणा को रिलीजियस टूरिज्म के लिए नहीं जाना जाता, जबकि इस महाभारत की सारी कहानी इस एरिया में हुई थी। इसलिए प्लीज हमारे दर्शकों को प्राचीन हरियाणा के तीर्थ स्थलों के बारे में कुछ बताइए। देखिए, कुछ तीर्थ तो ऐसे थे जहाँ कुछ घाट वगैरह बनाए हुए हैं। हाँ जी। तो वो तीर्थ स्थल तो अभी कुछ एक तीर्थ स्थल ऐसे हैं जो ज्यादा विख्यात हैं, जी। तो वहां तो लोग अभी भी जाते हैं। हाँ जी। कुछ एक तीर्थ स्थल ऐसे थे जो जहाँ कुछ जो घाट वगैरह थे या तो पुराने हो गए या ढा दिए गए, हाँ जी। हमले भी बहुत सारे हुए। जी। तो उस दौरान बहुत सारे तीर्थ और इस तरह के जो धार्मिक स्थल थे वो नष्ट हो गए। हाँ जी। तो कुरुक्षेत्र की धरती ऐसी है, उसको धर्म क्षेत्र कहा जाता है। और उसमें लगभग हर गांव में एक तीर्थ है। हाँ तो जी। 360 तीर्थों का नाम उसका उल्लेख आता है, जी। जिसके खोजने के लिए मैं मुंशी काली राय जी की किताब ढूंढ रहा था। हाँ जी। तो अभी भी उन लगभग हर गांव में तीर्थ है। और वो जो मैंने पुराणों के नाम लिखे हाँ हैं, जी। तो उनसे विद्वानों ने उन तीर्थों की खोज भी की है। और बहुत सारे लेख हैं, किताबें हैं, जिनमें जी। लगभग हर गांव के तीर्थ का नाम भी है। जी। तो मेरे गांव के तीर्थ भी हैं। उसके अलावा जैसे कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर तो हाँ जी। अभी भी वो तो विख्यात है। पॉपुलर है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे गांव हैं जहां आपस के जो लोकल लोग हैं वो जाते हैं। और हरियाणा की सरकार ने, जी। अभी जो वर्तमान सरकार है मनोहर लाल जी की, उन्होंने एक योजना भी बनाई थी कि जो जो गांव में तीर्थ है और वो अभी भी है, तो उसके लिए सरकार कुछ अनुदान देती है और उसका कुछ जीर्णोद्धार भी किया जाता है। हाँ जी। जी। जी, आप अपनी इस किताब में कुछ मूर्तियों के बारे में बताते हैं जिनकी आपने फोटोज भी डाली हैं किताब के एंड में। तो उनका एक मिरेकलस स्टोरी है बड़ी, वो कहानी भी प्लीज बताइए, दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। ऐसा लगता है कि ऐसी कोई पुरानी किताब, कोई ग्रंथ कोई पढ़ के हाँ जी। कोई सन्यासी गांव में आए थे हाँ जी। और वो तीर्थ स्थलों की ही खोज कर रहे थे कि वो तीर्थ कहाँ है। जी। तो वो खोज करते करते वो अहन तीर्थ के पास पहुंचे। हाँ जी। तो वहां उन्होंने खोज की कि तीर्थ कहाँ है। तो वो असल में उसमें कोई घाट वगैरह उनको बना हुआ नहीं नजर आया, हाँ जी। लेकिन वो एक बहुत बड़ी झील थी। जी। बाद में ये भी मेरी खोज में पता चला है कि वहां पे 2 नदियां थी, जी। स्वर्ण गंगा और कौशिकी। जी। तो उन दोनों का संगम उस जगह पे था, बहुत बड़ी झील थी वो। जी। तो उस वक्त लेकिन वहां सूखा हुआ था, तो कुछ उनको मिला नहीं। तो वहां कोई छोटा सा एक तालाब जैसी कोई जगह थी, तो वहां उन्होंने खोजबीन की, कुछ खोद, कुछ कई दिन वो काम करते रहे। तो वहां उनको कुछ मूर्तियां मिली हाँ जी। और उन मूर्तियों को वहां से उन्होंने उठवा लिया और वो गांव के मंदिर में ले आए। जी। तो गांव में ये कहानी है कि उस मंदिर से जैसे दिन में वो मूर्तियों को ले आए, हाँ तो जी। वो मूर्तियां वापस वहीं चली जाती थी। जी। तो फिर ले आए और वो फिर चली गई। जी। तो उसके बाद उन्होंने फिर गांव के मंदिर में कुछ पूजा, कुछ हवन अनुष्ठान वगैरह किया। हाँ तो जी। उसके बाद से फिर वो मूर्तियां गांव में ही right, टिक गई। जी। तो वो गांव के मंदिर में अभी भी मूर्तियां हैं। तो
शिव कुमार जी, इस किताब के एक चैप्टर में आप अंग्रेजों के आने से पहले भारत के ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जिसे देख के ब्रिटिशर्स भी बहुत इम्प्रेस थे। तो आप प्लीज हमारे दर्शकों को उसके बारे में कुछ बताइए। असल में अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था शुरू करनी थी, हाँ जी। तो उससे पहले उन्होंने कई सारे सर्वे करवाए थे देश में। हाँ जी। जो पूर्वी भारत है उसमें भी एक सर्वे हुआ था, जो बंगाल, उड़ीसा, बिहार का सर्वे था। एक मद्रास प्रेसिडेंसी का जो बहुत बड़ा इलाका था उसमें एक सर्वे हुआ था। हाँ जी। इसी तरह से जो बॉम्बे स्टेट था या जी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उसका एक बहुत बड़ा इलाका था जो महाराष्ट्र, गुजरात का, वेस्टर्न इंडिया का इलाका जी। था। तो इनमें सर्वे हुए थे। हाँ जी। तो ये कोई सर्वे 1820 1830 के आसपास हुए थे। हाँ जी। तो जैसे पूर्वी भारत वाला जो सर्वे था, बंगाल, बिहार, जी। उड़ीसा वाला, तो उसमें ये फाइंडिंग थी कि उस दौरान वहां 1 लाख से ज्यादा स्कूल थे हाँ जी। और जो साक्षरता थी, लिटरेसी रेट था, वो बहुत ऊंचा था। जी। यही फाइंडिंग दक्षिण भारत के सर्वे में भी मिली जी। और यही बातें पश्चिमी भारत वाले में भी मिली। जी। पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ सन 1849 में। जी। तो उसके बाद उन्होंने वहां पर भी अपनी शिक्षा लागू करने की कोशिश की और वहां पर भी एक विद्वान थे, G.W. लिटनर, हाँ जी। जो शिक्षा से संबंधित कोई कमीशन या कुछ ऐसी जो जी। बॉडी रही होगी, वो बहुत बड़े विद्वान भी थे। जी। तो उन्होंने वहां पे पंजाब में, उस वक्त यूनाइटेड पंजाब था जिसमें पाकिस्तान का पंजाब, अब का पंजाब, हरियाणा वगैरह काफी बड़ा इलाका था। हाँ जी। तो सारे का जो शिक्षा का सर्वे उन्होंने किया था, हाँ जी। ये 1882-83 के आसपास थी। जी। मतलब पंजाब के टेक ओवर करने के लगभग 30 साल के बाद उन्होंने सर्वे किया और उसमें उन्होंने पाया कि जब उन्होंने टेक ओवर किया था तो लगभग 3 लाख के आसपास विद्यार्थी थे जो स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ते थे, स्कूलों में। लेकिन अंग्रेजों ने जो व्यवस्था चालू की, उसके 1,90,000 के आसपास विद्यार्थी रह गए। हाँ जी। मतलब इसका जो अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था थी, जी। उसने बड़ा भारी नुकसान किया। जी। एक विद्वान हुए हैं, तो उन्होंने किताब लिखी है एक, अ ब्यूटीफुल ट्री। जी। तो उसमें इन सब सर्वेज का जिक्र उन्होंने किया है। जी। और जो लिटनर थे वो बहुत इसके पक्षपाती थे कि जो व्यवस्था, लोकल व्यवस्था हाँ थी, जी। उस व्यवस्था को ही जारी रखते अंग्रेज, तो बड़ा भारी फायदा होता। और उनका यह भी कहना था कि जो स्टैंडर्ड था, हाँ शिक्षा जी। का जो स्तर था, वो बड़ा ही ऊंचा था। जी। जी, आप ये भी बताइए कि कैसे पूरा गांव मिलकर सारे बच्चों को मंदिर और मस्जिदों के अंदर पढ़ाता था, और उसके बारे में थोड़ा प्लीज बताइए। ये G.W. लिटनर की ही रिपोर्ट में ये हाँ सब जी। लिखा हुआ है कि ऐसा जहां पर भी कोई मस्जिद थी, जहां पर भी कोई मंदिर था, गुरुद्वारा था, हाँ जी। उन सब में स्कूल, पाठशालाएं भी चलती थी जी। और वहां पे बच्चों को पढ़ाया जाता था। जी। और जो ये पढ़ाने वाले लोग थे, ये अधिकतर बच्चों से कोई फीस नहीं लेते थे। जी। तो जो विद्यार्थी उनके पास पढ़ने जाते थे, जी। वो अपनी मर्जी से, उनके जो माता पिता थे वो उनको जो पढ़ाने वाले थे, जैसे जी। कोई मौलवी हैं या कोई पंडित हैं या जो हाँ गुरुद्वारे जी। में ग्रंथी हैं वो पढ़ाने वाले, तो उनको वो अपनी मर्जी से ही कुछ ना कुछ उनको योगदान देते रहते थे। लेकिन जो अध्यापक थे वो आमतौर पे बच्चों से कोई फीस खुद नहीं मांगते थे। जी। और ये व्यवस्था बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी हाँ जी। और पढ़ाई का स्तर बहुत बढ़िया था। जी। तो उस व्यवस्था के जो पढ़े हुए लोग थे, हाँ जी। उनका स्टैंडर्ड आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना अच्छा था कि जिसने शायद एक क्लास भी पढ़ी हाँ होगी जी। उसमें, तो वो हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है गांव में कि वो पढ़ा कितना, सिर्फ एक क्लास है, हाँ जी। लेकिन वो लिखने पढ़ने का काम, अपना जो हिसाब किताब था, हाँ वो सारा कर लेते थे इस तरह से। जी। सर, इस किताब में आप बात करते हैं कि कैसे आपके गांव में राजपूत मुसलमान रहते थे जो पार्टीशन के समय पाकिस्तान चले गए थे। तो आप बताइए कि कैसे आपने पाकिस्तान के अंदर उन सब की खोज की, और उनके बारे में कुछ बताइए तो। हमारा जो जिला था, करनाल जिला था, हाँ जी। बाद में उसमें से कई जिले बन गए हैं। जी। तो करनाल जिले में जो राजपूत थे वो ज्यादातर चौहान राजपूत थे। हाँ जी। तो उनमें से जो औरंगजेब का जो राज था, हाँ जी। औरंगजेब ने बहुत सारे लोगों के ऊपर अनेक तरह के अत्याचार भी किए, दबाव भी बनाया, जी। और अनेक लोग उसके अत्याचारों से परेशान होकर हाँ जी। मुसलमान बन गए। जी। तो उनमें से ये जो हमारे यहाँ के राजपूत थे, उनका भी एक बड़ा वर्ग था जो मुसलमान बन हाँ गया। जी। तो हमारे गांव में जो मुसलमान थे, राजपूत भी थे जी। और दूसरे मुसलमान भी थे जो पिछड़ी जातियों के लोग थे। हाँ जी। तो 1947 में आपको पता है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से बहुत सारे मुसलमान थे जो पाकिस्तान चले जी। गए और पाकिस्तान से हिंदू और सिख आए थे। जी।
तो हमारे गांव से जो वो थे मुसलमान थे जितने, जिसमें हाँ राजपूत भी थे, दूसरे भी थे, वो 1947 में पाकिस्तान चले गए। जी तो उनमें से कई लोग तो 1947 के 1-2 साल के बाद ही गांव में वापस आए, एक दो बार मिलने हाँ जुलने के लिए। और उनमें से एक थे मुंशी, उनका जी नाम था। तो उनके पिता गांव के लंबड़दार थे। हाँ जी तो मुंशी दूसरी बार भी आए थे सन 1972 के आसपास। जी तो उन मुझे गांव का इतिहास लिखते हुए ये तो पता था कि राजपूत आहू से गए हैं, हाँ जी लेकिन वो पाकिस्तान में कहाँ है ये पता लगाना बहुत मुश्किल था, जी क्योंकि वहां का कोई संपर्क भी नहीं था। हाँ जी तो जो मुंशी जब आए थे गांव में, हाँ जी तो गांव के लोगों में अलग अलग घरों में उनको इनवाइट किया गया था, जी न्योंदा दिया गया था उनको कि आप हमारे यहाँ भोजन करिए। हाँ जी तो उस दौरान वो एक गांव में एक बड़े चौधरी थे, चौधरी चंदन जी, हाँ जी तो उनके यहाँ रुके थे। जी तो इसमें जानकारियां लेते हुए तो उनके चौधरी चंदन जी के बेटे हैं जिले सिंह, हाँ जी तो उनसे मेरी बातचीत हुई। तो जी उन्होंने पता बताया कि शायद जब मुंशी जी आए थे तो उन्होंने अपने गांव का पता बताया था, कोई हाँ जी चक नंबर दिया था उन्होंने। जी पाकिस्तान में बहुत सारे गांव हैं जिनको चक कहा जाता है, जी कि चीचावतनी तहसील का कोई चक है जिसमें वो रहते थे। जी उन्होंने नंबर भी दिया। तो मैंने, क्योंकि और कोई उसको वेरीफाई करने का ढंग नहीं था, तो मैंने अंदाजे से वो चक ये और उसका जिला हाँ जी इंटरनेट से चेक करके वो ऐसा लिख दिया था किताब जी में कि शायद वहां पे रहते हैं। तो लेकिन जब ये किताब छप गई, हाँ जी वो हिस्सा मेरा अधूरा था कि मैं उन लोगों से संपर्क नहीं कर पाया था तब जी तक। तो मैं उसके पीछे लगा रहा। एक किताब लेने के चक्कर में मैं करनाल गया, जहाँ एक सज्जन है राणा बलवीर सिंह जी चौहान। तो उनसे वो किताब ले रहा था, तो उनसे मैंने प्रार्थना की कि अगर आपका पाकिस्तान में कोई संपर्क है तो मुझे बताएं, मैं हाँ अपने जी गांव के लोगों को ढूंढना चाहता हूँ। जी उन्होंने एक नाम दिया मुझे, राणा नदीम अख्तर जी का, जी जो हमारे ही गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर उनकी फैमिली कभी रहा करती थी 1947 से जी पहले। और वो अब माइग्रेशन करके लाहौर में बसे हुए हैं। जी तो राणा नदीम अख्तर जी को मैंने फिर रिक्वेस्ट भेजी कि वो हमारे गांव के लोगों का पता लगाएं, क्योंकि वो भी चौहान जी राजपूत हैं। तो वो भी लगे रहे करीब 1-2 साल, उनको भी लगा शायद 3 ही साल लग गए हों। हाँ जी और आखिरकार जब मैंने उनसे वो पता बताया कि इस गांव में बताया गया है, हाँ जी तो वो खुद ही उस गांव में गए, करीब 250 जी 300 किलोमीटर की यात्रा करके। जी और उन्होंने उस गांव के आसपास से ढूंढ कर, और फिर मेरा पहले आदमी से वहां पाकिस्तान में जो हमारे हाँ गांव जी के हैं, वो उनसे मेरा संपर्क करवाया। जी 2023 के अंदर आपने इस किताब का एक नया एडिशन निकाला, तो आप प्लीज़ बताइए कि पहले एडिशन में और दूसरे एडिशन में क्या-क्या अंतर हैं? जब पहला एडिशन निकाला था, एक तो मैंने बताया आपको कि जो गांव के राजपूत थे और दूसरे मुसलमान थे, हाँ जी, तो उनकी जानकारी बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हुई थी तब जी, तक। और ये हिस्सा अधूरा था और मैं इसकी खोज में लगा हुआ था। जी, दूसरी चीज ये थी कि गांव में एक जागीरदार परिवार भी था। हाँ जी, तो जागीरें, आपको पता है, जब राजा जागीर दिया करते थे, जी, तो जागीर आमतौर पे किसी सनद से, किसी सर्टिफिकेट से, किसी फरमान से जी, जारी हुआ करती थी। उसका एक हुक्मनामा निकलता था। जी, तो मैं ये चाहता था कि वो हुक्मनामा मुझे मिले, हाँ जी, और उस परिवार के मुझे जी, ये नाम भी पता चले कि कौन किस आदमी को परिवार में किस किस को जागीर मिली थी, जी, और किस किस शर्त पे वो जागीर मिली थी। जी, तो वो मुझे पहले एडिशन तक मिल गई थी, हाँ जी, लेकिन उस मैं पूरे परिवार के नाम जानना चाहता था। हाँ जी, तो वो नाम मुझे नहीं मिल रहे थे पूरे। जी, शुरू के नाम मुझे 2-4 मिल गए थे, लास्ट के 1-2 मिल गए थे, तो बीच की कई 2-3 जो उनकी पीढ़ियां थी उनके नाम हाँ जी, नहीं मिले थे। तो वो मुझे फिर वहां से जी, हरिद्वार से पंडे के पास से मिल गए। जी, और कुछ फिर मैंने जो तहसील में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड था, हाँ गांव की जमाबंदियां वगैरह थी, तो कुछ उनसे निकाले। जी, तो दूसरी चीज ये हुई कि इसकी जानकारी पूरी हो गई जी, है। तीसरा ये है कि हमारे गांव के एक सज्जन थे, उनका नाम था मनीराम। हाँ जी, सन 1914 से 1919 तक आपको पता है कि पहला जो हाँ वर्ल्ड जी, वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। वो हुआ था, जिसको पाकिस्तान वाले लोग या उर्दू वाले लोग जंग अजीम बोलते हैं। जी, तो उस वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोगों को भर्ती करवाया गया था, हाँ जी, काफी कोशिश करके सरकारों ने, जितने अपने उनके लोग थे, लंबरदार थे, उन सबको कह के भर्तियां हुई थी।
तो हमारे गांव के भी कई लोग उसमें भर्ती हुए थे, तो हाँ उनमें से एक का नाम था मनीराम। जी तो मनीराम उस लड़ाई में उनकी डेथ हो गई थी। जी। तो ये तो मुझे पता लग गया था उनके परिवार से कि उनकी डेथ हुई है मनीराम की, हाँ जी लेकिन ये पता नहीं लगा था कि उनकी डेथ कहाँ हुई। हाँ जी तो उसकी मैं खोज करना चाहता था, जिसके पीछे मैं लगा हुआ था। जी तो वो खोज अब हो गई है, हाँ जी तो वो भी उसमें शामिल है। हाँ जी उसके अलावा गांव से बाहर कई सारे लोग, परिवार अलग अलग जगह पे रहते हैं, हाँ जी उनमें कईयों से संपर्क हुआ है। और भी बहुत सारे जो छोटे छोटे ऐसे एस्पेक्ट हैं किताब के, जो जी जिसमें कुछ थोड़ा सा और विस्तार मुझे हाँ मिला है जानकारियों का, तो वो सारी चीजें उसमें शामिल हुई हैं। पाकिस्तान वाले लोगों के नाम हाँ शामिल जी हुए हैं। तो इस तरह से इसमें करीब 60 पेज के आसपास और जी जुड़े। जी। तो सर, मैंने काफ़ी सारी हिस्ट्री बुक्स पढ़ी हैं और वो ज़्यादातर राजाओं और साम्राज्यों के बारे में होती हैं। और मैंने पहली बार ऐसी किताब पढ़ी जो एक गांव के साधारण लोगों के बारे में है। तो मैं जानना चाहूँगा फाइनली कि आपको इस किताब को लिखते हुए क्या स्पेसिफिक चैलेंजेस आए और इन चैलेंजेस को ओवरकम करने में लोगों ने आपकी कैसे मदद की? देखिए, इस तरह की कोई किताब उपलब्ध नहीं थी, मैंने खोज भी करने की कोशिश की। मेरी बेटी ने ही मुझे बताया एक बार कि एम.एन. श्रीनिवासन कोई विद्वान थे, हाँ जी जिन्होंने कोई दक्षिण भारत के किसी रामपुरा या रामपुर, ऐसे रिमेम्बरिंग अ विलेज ऐसे करके कोई किताब लिखी थी। जी लेकिन वो किताब एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के हिसाब से लिखी गई थी, इतिहास के हिसाब से नहीं जी लिखी गई थी। तो उसके अलावा भी मुझे कोई भारत में लिखी हुई ऐसी किताब, मैंने इंटरनेट पे बहुत ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे कोई नहीं मिली। जी तो ऐसे में एक तो ये था कि उसमें क्या शामिल किया जाए, क्या नहीं किया जाए, जी और करें भी तो कहाँ से करें, हाँ जी क्योंकि मुझे खुद भी गांव की कोई भी जानकारी नहीं थी। जी और जब मैंने जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की, तो मुझे लगा कि ज्यादा से ज्यादा जो सरपंचों के नाम लिख दिए जाएंगे, जो जो गांव हाँ में सरपंच रहे हैं, और कुछ जो लंबड़दार, एक रेवेन्यू जो कलेक्शन जी होती थी, उसमें एक पोस्ट होती थी गांव में, जी लंबड़दार। जो गांव के बड़े जमींदार होते थे, उनको लंबड़दार का ओहदा दिया जाता था। जी कोई कुछ उनके नाम लिख दिए जाएंगे, उनके नाम भी एक दो पीढ़ियों से ज्यादा के मुझे नहीं पता थे, हाँ जी तो उनके मैं पता कर भी लेता, तो इससे ज्यादा का और उसमें क्या लिखा जाए कोई मुझे जानकारी नहीं थी। जी लेकिन जैसे जैसे मैं इस पे खोज करता रहा, तो वो खोज भी बढ़ती गई, मुझे जानकारियां भी मिलती रही, मुझे जानकारी किताबों से भी बहुत हासिल हुई। जी और इसकी जानकारियां पूरी इकट्ठे हुई करने के बाद, किताब लिखने के बाद, एक बार मैंने गिनने की कोशिश की कि इस दौरान मैंने कितनी किताबें पढ़ी। जी कोई पूरी, कोई आधी, कोई चौथाई, किससे कोई थोड़ा बहुत रेफरेंस लिया होगा। जी तो लगभग 150 किताबों की लिस्ट बनी जो जी मैंने इस किताब को लिखते हुए जी पढ़ी। तो एक तो ये चैलेंज था कि कोई अ, सीधी किताब उपलब्ध नहीं है। जी इस जिले के गजटियर वगैरह कुछ कुछ मिले, जहां से थोड़ी बहुत जानकारी मिली, हाँ जी लेकिन सीधा ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हुआ जहां जी से कोई मिल सके। तो गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की, जी कुछ किताबें पढ़ी, कुछ सरकारी गजटियर, कुछ पुरानी रिपोर्ट्स, इंटरनेट से बड़ी सारी जानकारियां लेने की कोशिश की, और कुछ कुछ मिली भी। जी तो एक वो पाकिस्तान वाला चैलेंज था। हाँ जी एक सबसे बड़ा चैलेंज एक जो सामने आया, वो था कि जो 1843 का जो कब्जा हुआ अंग्रेजों का, हाँ जी तो उसके बाद उन्होंने बंदोबस्त किए, जिसमें कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स बने। जी तो उस डॉक्यूमेंट्स वो जो थे, वो तहसील के दफ्तर से मुझे मिल गए थे। हाँ जी लेकिन दिक्कत ये थी कि वो जिस तरह की उर्दू में लिखे हुए थे, जी उसको कोई पढ़ने वाला ही आदमी नहीं था। हाँ जी उसको मैंने इतना ज्यादा मैंने कोशिश की उसको जी पढ़वाने की, अनेक जगह इंटरनेट से भी ढूंढा कोई पढ़ने वाला हो। हाँ जी तहसीलों में इसमें कोर्ट्स के पास भी जो ऐसे कई लोग होते हैं जो पुराने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं, हाँ जी तो उनको भी मैंने देने की कोशिश की, लेकिन कोड उसको डी कोड करना बहुत मुश्किल था। जी तो एक ये बड़ी मुश्किल थी, जो रोहतक के एक पुराने पटवारी जी थे, रिटायर्ड, हाँ जी उन्होंने उसका कुछ ट्रांसलेशन किया, जी जो एकदम सही तो ट्रांसलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी जी कुछ कुछ हो गया। जी तीसरी एक चीज थी कि जो गांव की जो जागीर थी, जी जागीर जो मैंने बताया था कि उसमें कोई सनद या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो, हाँ जी तो वो नहीं मिला। जी जब जो उस उर्दू वाले डॉक्यूमेंट, इसका नाम था वाजिबुल अर्ज, जी तो वाजिबुल अर्ज का जब ट्रांसलेशन हुआ, उसी में लिखा हुआ था कि जी उसका तो डॉक्यूमेंट जो है वो उस वक्त 1850 1843-44 में भी उसका डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था। जी
वो जागीरदार का ही बयान था कि जी इसकी सनद हमारे पास नहीं है। जी। लेकिन फिर भी लगा रहा कि कहीं सरकारी डॉक्यूमेंट में कहीं तो इसका हवाला होना हाँ चाहिए। जी करीब 3-4 साल लगातार इंटरनेट पे मैंने खोज की जी और जितने तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते थे, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मैंने शायद लाख के आसपास जी वेबसाइट जो होंगी वो उनमें खोज की होगी। जी आखिर में पंजाब की एक प्रोफेसर थी, शायद पंजाबी यूनिवर्सिटी की थी या कहाँ की थी, प्रोफेसर इंदु बांगा। जी उन्होंने एक किताब लिखी हुई थी, अग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ सिक्स जी। या अग्रेरियन सिस्टम ऑफ सिक्स। तो उसमें एक रेफरेंस मुझे मिला, हाँ जी जो पूरी तरह से मेरे गांव का नाम तो उसमें नहीं था, लेकिन उससे मुझे अंदाजा लगा कि ये शायद जी वही होगा। जी तो वो फिर मैं नेशनल आर्काइव्स जी दिल्ली में जाकर और वो मैंने वो डॉक्यूमेंट ढूंढा। तो ये एक बड़ी चीज थी और पाकिस्तान वालों से हाँ संपर्क जी। होना एक वो बड़ी तो बात। बहुत बड़ी बात है। फिर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि इस किताब में आपका फेवरेट इंस्टेंस या कहानी कौन-सी है, जो लोगों को बहुत पसंद है? इसमें इस तरह की बहुत सारी घटनाओं का वर्णन है जो पढ़ने वाले को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेंगी। हाँ जी, और गांव की असल में जिस भी आदमी जो गांव में रहता है हाँ जी, उसके लिए ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग हो जी, सकती है, क्योंकि गांव की व्यवस्था जो है वो इस तरह की है कि उसका हमें यूं तो पता होता है कि ये कैसे चलती है, हाँ जी, लेकिन ये व्यवस्थाएं बनी कैसे, जी, उसका जो उद्गम है, उसका जो सोर्स है वो हाँ कहाँ जी, है, उन जी, सब का नहीं पता चलता। जी, तो एक मैं आपको घटना बताता हूँ कि जी, जैसे हम जब बच्चे थे तो जो किसान थे हाँ वो जी, अपने बैलों को हाँकते हुए जी, और उसको वो कोसते थे जी, कि तना धैड़ ले जाए। जी, तो धैड़ एक शब्द हुआ, जी, हरियाणवी में उसको बोलते हैं धैड़। जी, तो हम यूं सोचते थे कि ये धैड़ ऐसी क्या चीज हो सकती है जो बैल को लेके चली जाएगी। हाँ जी, तो उसकी कोई जानकारी नहीं थी, हमने पूछा भी नहीं। जी, तो इसी की खोज करते करते ये पता चला कि हमारे गांव में धैड़ का मतलब होता था लूट। अच्छा, एक ऐसा जमाना था, जी, औरंगजेब के जमाने में सन 1680 के आसपास, 70 के जी, आसपास ये शुरू हुआ कि उसको शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको जी, दक्षिण भारत में बहुत लंबे समय तक व्यस्त रखा। हाँ जी, तो करीब 25-26 साल तक वो उत्तर भारत में आ भी नहीं सका और उसका कंट्रोल भी बहुत बुरी तरह से खराब हो हाँ गया। जी, तो उत्तर भारत में पूरे में ही अराजकता फैल गई। जी, तो उस दौरान ये लूट खसोट बहुत ज्यादा हो गई थी जी, और जिंदगी की सेफ्टी नहीं रही। जी, तो ऐसे में ये हो गया कि कोई भी गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों को लूट लेंगे। जी, पशु ही ऐसी चीज होते थे जिनको आसानी से लूटा जाए तो उनको लेके भाग जाते थे। जी, तो उसको दहड़ बोला जाता था, जी, हरियाणवी में बोलेंगे दहड़। जी, तो मैंने जब पता किया कि क्या हमारे गांव में भी दहड़ पड़ी, हाँ जी, तो उसमें पता चला कि पड़ोस के गांव से कुछ जो इस तरह के लुटेरे थे हाँ उनको जी, बोलते थे दहड़िए। जी, तो वो आए एक बार गांव में। जी, तो लेकिन उनके आने का पहले थोड़ी खबर हो गई लोगों को कि हाँ वो आए हुए हैं आसपास को कहीं। जी, तो लोग भी तैयार हो गए। तो जब कुछ लोग छुप के खड़े हो गए हाँ जी, लाठियां लेके, तो जब वो धैड़िए आए वहां पे, जी, तो एक आदमी ने छुप कर जो खड़ा हुआ था, जी, तो उसने उन धैड़ियों पे हमला किया। उनमें से एक जो धैड़िया था उसके सिर में लाठी लगी और वो मर गया। जी, और वो ऐसा धैड़िया था जो बहुत ताकतवर था और बड़ा आसपास को आतंक था उसका कि हाँ बड़ा जी, खतरनाक आदमी है। पड़ोस के गांव का था। जी, गांव का नाम था ब्रास। जी, तो अब उसकी जब मौत हो गई तो उसको तो ले गए उठा के जो भी वहां के लोग रहे होंगे। हाँ जी, तो वहां से एक संदेश आया गांव में कि राजपूत था वो आदमी, जी, कि जो आदमी मरा है उसकी माँ उस आदमी से मिलना चाहती है हमारे गांव के जिसने उसको मारा है। जी, अब हमारा गांव उस वक्त बहुत छोटा था और वो जो दूसरा जो गांव जिसके वो लोग थे जी, वो बहुत बड़ा गांव था। हाँ जी, तो अब लोगों को लगा कि भाई ये तो मामला कुछ ज्यादा गड़बड़ होने गड़बड़, वाला है। तो लेकिन क्योंकि संदेश फॉर्मल चैनल से आया था, जी, तो सब लोग इकट्ठे हो गए वहां। और एक चौपाल थी, चौपाल के सामने एक चौक था। तो वहां सब लोग इकट्ठे हुए और वो जो महिला थी वो बहुत बड़ा परिवार, बहुत अमीर महिला रही होंगी, तो वो रथ में बैठ के आई, अच्छा, उस धैड़िए की माँ। जी, और उससे पहले गांव वालों ने इकट्ठे होकर ये फैसला किया कि जो असल में जिस आदमी ने उसको मारा था वो वाल्मीकि परिवार का आदमी था, जी, पूर्वज। तो
ये था कि वो गरीब आदमी है तो उसको आगे नहीं किया जाएगा, उसकी सपोर्ट की जाएगी। तो एक दूसरा जो आदमी था, रोड एक जाति है हमारे गांव की, बड़े इम्पोर्टेंट लोग हैं, काफी बहुत अच्छी खेती बाड़ी है उनकी और उस इलाके में बहुत बड़ा संख्या भी है। तो उसमें एक परिवार का एक पूर्वज था, तो उनका नाम था शिब्बा। जी तो वो बहुत लंबे तगड़े थे, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप ये जिम्मेदारी लीजिए कि भाई अगर वो पूछे कि किसने मारा है तो आप कहिए कि मैंने मारा है। जी वो बहुत तगड़े आदमी थे। तो जब आई तो उन्होंने यही पूछा कि भाई उसको, मेरे बेटे को किसने मारा, तो वो खड़ा हो गया जी, मेरी लाठी से मरा है। तो उसकी कद काठी देखी उसने और उसने कहा कि मेरा बेटा कोई भला तो नहीं था, वो था तो वो डकैती करता था, लेकिन इस तुझे देख के मुझे बड़ी तसल्ली हुई है कि वो किसी गिद्दड़ के हाथ से नहीं मरा। जी तो उसने जाते हुए उसके गले में एक सोने का हार पहना हुआ था, वो हार उसको दे के चली गई। तो वो हार फिर उस आदमी ने भी उसको दे दिया जिसके हाथ से वो असल में मरा था। जी ये एक घटना है। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो गांव में हुई हैं और उनका बड़े डिटेल में है। वेरी मच सर फॉर टेकिंग टाइम एंड टॉकिंग टू मी। और इससे पहले कि हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करें, आप व्यूअर से कुछ कहना चाहेंगे अपनी किताब के बारे में, कहाँ खरीद सकते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक तो किताब जो भी आदमी या तो गांव का है या जिसके पूर्वज गांव के रहने वाले रहे हुए हैं या किसी का भी गांव में थोड़ी सी भी रुचि इंटरेस्ट है, तो ये किताब उन सब लोगों के लिए बहुत रुचिकर होगी, उनको इसको पढ़ने में बहुत दिलचस्पी होगी, बहुत आनंद आएगा। और जो लोग हरियाणा के हैं या मेरे गांव के आसपास के हैं, कैथल करनाल जिले के हैं, जैसे जैसे आप नजदीक जाते जाएंगे आपको ये मजा और भी ज्यादा आएगा, क्योंकि आपको अपने गांव अपने इलाके का इतिहास भी इसमें मिलेगा, सिर्फ गांव का नहीं। आप ये पाएंगे कि राष्ट्र के देश के इतिहास से और आपके जिले का, तहसील का और गांव का इतिहास कैसे इसमें जुड़ता हुआ आपको महसूस होगा। तो किताब बहुत, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने लिखी है तो 7 साल मुझे लगे हैं, किताब बहुत अच्छी बनी है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। और किताब booksclinic.com इससे आपको उपलब्ध हो सकती है, ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो आप इस किताब को मंगवा सकते हैं booksclinic.com। इसको अमेज़न से भी ले सकते हैं? अमेज़न से भी ले सकते हैं, लेकिन ये छपी booksclinic.com से है। अच्छा तो अमेज़न के पास भी ये वहीं से आएगी। अच्छा, तो फिर अमेज़न से अगर लेना चाहें तो ले सकते। ठीक ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अगर आप आहू गांव के इतिहास के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस किताब को अमेज़न पे खरीद सकते हैं। और अगर आप हरियाणा से हैं तो आपके लिए इस किताब को खरीदना कंपलसरी है। आप इसे खरीदिए, इसे पढ़िए, अपने बच्चों को दीजिए, वो अपने बच्चों को देंगे, वो अपने बच्चों को देंगे, बिकॉज दिस बुक इज अ फैमिली ट्रेजर। Thank you everyone for coming over to my vlog and I will see you soon.